श्री जवाहरलाल जी कौल, श्री अरुण जेटली जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, श्री सुनील सेठी जी एवं आज के सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध ऐसे वरिष्ठ सम्मानित श्रोतागण, बहनों, माताओं, सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन को हार्दिक धन्यवाद कि ऐसे सब प्रबुद्ध वर्ग को जम्मू कश्मीर के इस विषय पर सुनने के लिए आपने आमंत्रित भी किया और एकत्र करने में सफल भी हो सके। आज से कुछ समय पहले की बात है, 1-2 वर्ष पहले मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ के डायरेक्टर साहब से मिला तो मैंने उनको परिचय कराया जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के नाते। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि आपके यहाँ आर्टिकल 370 कौन पढ़ाता है, मैं उनसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ज़ोरदार उत्तर दिया, ओवर्स इज ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वी नेवर डिस्कस पॉलिटिक्स। मेरे सामने बड़ा संकट था। उनको क्या कहना, एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी थे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जानकार थे, लॉ स्कूल के डायरेक्टर थे। ये भी नहीं कह सकता था कि आपने 370 पढ़ा के नहीं। 3 क्लॉज हैं, 425 शब्द हैं। मैं सबको कहता इसको पढ़ो और बताओ कि पॉलिटिक्स कहाँ है। और कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कल्मिनेशन ऑफ ए पॉलिटिकल प्रोसेस है। थ्री 370 के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। 370 कहते ही कंट्रोवर्सी, पॉलिटिक्स, बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान, ये सब शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि 370 पर जब भी कोई डिस्कशन हो तो पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर बैठिए। एक बार जो सब कुछ पढ़ा है वो सब एक तरफ रखिए और 370 के ऊपर उसके बेसिक्स पर आइए। जम्मू कश्मीर को लेकर मेरे से बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर, whether it is a problem of fundamentalism, separatism, terrorism, across the border। मैं ऐसे सब लोगों को कहता हूं कि ये सब बातें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो वास्तविक प्रश्न है, बेसिकली जम्मू कश्मीर इज एन इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। मिस इंफॉर्मेशन इन J&K एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्ट ऑफ भारत। ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन देयर आर रॉन्ग परसेप्शंस resulting in wrong policies, and when policies are wrong, actions could not be right। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ भी अच्छा करना है तो आपको देश के अंदर एक इंफॉर्मेशन लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 370 और इन इश्यूज पर मेरा पिछले 2-2.5 वर्षों में देश के सब फील्ड्स के भिन्न स्ट्रीम्स के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से मिलना हुआ है। इसलिए जैसे जैसे मैं मिलता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा ये जो कंक्लूजन है और मजबूत होता जा रहा है। और इसीलिए हमारे अध्ययन केंद्र ने जब पहली पुस्तक छापी तो उस पुस्तक का हमने नाम रखा जम्मू कश्मीर मिसकोटेड, मिसहैंडल्ड एंड मिसकैरिड। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर को लेकर 3 मिथ है। फर्स्ट, जम्मू कश्मीर इज ए सेपरेटिस्ट स्टेट। जम्मू कश्मीर के लोग भारत में रहना नहीं चाहते। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डज नॉट वांट टू रिमेन विद भारत। ये एक परसेप्शन है और उसका कारण है कि वो जम्मू कश्मीर को जानते नहीं है। अफजल गुरु को फांसी हुई थी। एक देश के बड़े लीडिंग मीडिया के पर्सन से मेरी डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने कहा, अरुण जी हालात बड़े खराब है, स्टेट हाथ से निकल जाएगा। मैंने उनसे कहा क्यों? उन्होंने कहा, आप देखिए ना क्या चल रहा है सब। मैंने उनको कहा कि वहां पर 90% मुसलमान है कारगिल में। एक सिंगल डे वहां पर कोई बंद, कोई प्रदर्शन, कोई कर्फ्यू नहीं हुआ। 90% पॉपुलेशन है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, 70% पॉपुलेशन है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। नॉट ए सिंगल बंद नहीं, कर्फ्यू नहीं, एक प्रदर्शन जो है अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ नहीं हुआ। आप जम्मू कश्मीर को समझते हैं क्या? मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन मेजॉरिटी ऑफ एरियाज ऑफ द स्टेट आर नेशनलिस्ट पीपल। जम्मू कश्मीर में पिछले 64 साल से 65 साल से राष्ट्रवाद और अलगाववाद की एक लड़ाई चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के अधिकांश लोग जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी शक्तियों को जानते नहीं। दूसरी बात जो समझने की है, हर एक के मन में दैट इज अ मिथ ऑफ डिस्प्यूट।
जम्मू कश्मीर कहते हैं डिस्प्यूट, तो J&K इज नॉट ए डिस्प्यूट, देयर इज ए मिथ ऑफ डिस्प्यूट, मिथ ऑफ प्लेबिसाइड। मैं बहुत बार कहता हूं दुनिया के किसी फोरम पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे दावा नहीं किया, लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली दे ही कुड नॉट, वो संभव ही नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंस में जम्मू कश्मीर को, राजा को वो अधिकार प्राप्त हुआ जिस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और वो सब प्रिंसली स्टेट्स का था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कंस्ट्रूड हुआ, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जम्मू कश्मीर के 4 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर करण सिंह ने प्रोक्लेमेशन करके भारत के संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी के साथ आर्टिकल 1 के अंदर स्पष्ट मेंशन है, द 15th नंबर ऑफ द स्टेट इज जम्मू कश्मीर। इवन जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसको भी हमने समझना हो तो बिल्कुल जो 1956 में J&K का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी पहली लाइन जो प्रियम्बल की है, वी द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैविंग solemnly resolved in pursuance of the accession of this state to India, which took place on the 26th day of October 1947, to further define the existing relationship of the state with the Union of India as an integral part thereof। एकदम स्पष्ट तौर के ऊपर मेंशन है। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, सेक्शन 3 कहता है जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। उसी का आर्टिकल 5 जो है वो स्पष्ट कहता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू ऑल मैटर्स एक्सेप्ट दोज विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। एंड सेक्शन 147 कहता है, नो बिल और अमेंडमेंट सीकिंग टू मेक एनी चेंज इन दिस सेक्शन 147, सेक्शन 3 and 5 or provisions of the Constitution of India as applicable in relation to the state shall be introduced or moved in either house of the legislature। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे पेडगांवकर साहब कहते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि 1952 के बाद जितने प्रोविजंस और लॉज एक्सटेंड हुए हैं उनको रिव्यू कर लीजिए। उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या, एक्सटेंशन को रिव्यू किया जा सकता है क्या? दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर के लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को कोई ठीक से समझता नहीं है। 2014 के अंदर जम्मू कश्मीर को समझना है तो जम्मू कश्मीर की सारी डिबेट को हमको प्रिसाइज करना पड़ेगा ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट्स ओनली, जम्मू कश्मीर को लेकर। इसलिए हमने दूसरी पुस्तक जो छापी, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर। हम एक को कहते हैं इनको पढ़िए, आइए इस पर डिस्कस कीजिए और डिबेट कीजिए, फिर आप बताइए वेयर इज डिस्प्यूट। जम्मू कश्मीर को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये सबके ध्यान में रहना चाहिए। और तीसरा एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है सबके मन के अंदर, वो कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि आर्टिकल 370 गिव सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी। मैं पेडगांवकर साहब का नाम मुझे दोबारा लेना पड़ रहा है क्योंकि उनसे मेरी काफी लंबी डिस्कशन हुई, बाद में रिपोर्ट में मेंशन भी किया। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका कहना है, वी हैव मेड सम प्रोमिसेस, वी हैव गिवन सम यूनिक स्टेटस टू जम्मू कश्मीर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ही सेज वी हैव गिवन सम यूनिक स्टेटस, नॉट ओनली स्पेशल। ये जो सबके माइंडसेट में है स्पेशल एंड यूनिक, दिस हैज टू बी, वी शुड गेट रिड ऑफ, जिससे हमें बाहर आने की जरूरत है। मैंने उनसे पूछा कि आर्टिकल 370 है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, आप बताइए कि कहां है यूनिक स्टेटस। उन्होंने मेरे को कहा आर्टिकल 370 रेड विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फॉलोड बाय दिल्ली अकॉर्ड इज द क्वांटम ऑफ ऑटोनॉमी दैट वी हैव गिवन टू जम्मू कश्मीर। मेरे को बड़ा सुनकर हैरानगी हुई उन जैसे व्यक्ति से। मैंने उनसे प्रश्न किया कि आर्टिकल 370 इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, वेदर दिल्ली अकॉर्ड इज आल्सो ए लीगल डॉक्यूमेंट। Delhi Accord is an understanding between only two political personalities. Both were not legal entities at that time. So they does not made a signed document. They could not. दो नेताओं ने घर में बैठकर कुछ फैसले कर लिए और वो फैसलों को कह दिया और आप उसको कह रहे हैं कि दिस इज द क्वांटम ऑफ ऑटोनॉमी वी हैव गिवन टू देम एंड गिविंग देम लीगल स्टेटस आल्सो।
जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सालों से बहुत सारी बातें कहानियों में चलती जा रही हैं। हम लीगल डॉक्यूमेंट्स और जम्मू कश्मीर की जब किताब पढ़ने लगते थे तो शेख अब्दुल्ला और नेहरू के भाषण सामने आ जाते थे। तो भाषण भी कभी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं? दिल्ली अकॉर्ड नेहरू और शेख ने, दो लोगों ने बैठ के अंडरस्टैंडिंग की, लिखित अकॉर्ड नहीं किया, आकर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। अधिक से अधिक आपने उसको अपनी ब्रूट मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन ऑफ एक्सेप्टेंस करा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चटर्जी, उन्होंने बहुत जबरदस्त डिबेट की। उन्होंने कहा ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आप कैसे कर रहे हैं 370 के नाम पर? दिस कुड नॉट बी पॉसिबल। जब उनके किसी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाए तो नेहरू जी ने कहा पावर डज नॉट लाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर लाइज इन द विशेस ऑफ पीपल, एंड व्हेन पीपल वांट वी शुड ऑनर देयर विशेस। नेहरू जी के लिए जम्मू कश्मीर के पीपल यानी शेख अब्दुल्ला था, जिसको विशेस ऑफ द पीपल कह रहे थे। 75 एमएलए, 75 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 72 वर अनअपोज्ड। शेख अब्दुल्ला की इलेक्शन को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। दुनिया को पता लग जाता ही वाज नॉट नेवर लीडर ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, ही वाज लीडर ऑफ ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टेट। इसलिए सारे ऑपोजिशन के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए। 75 के 75 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए, उसके द्वारा आप जो मर्जी कराएंगे। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा विद योर ब्रूट मेजोरिटी मिस्टर नेहरू, यू कुड कर्ब द वॉइस ऑफ द ट्रुथ। आप सत्य को दबा सकते हैं अपनी ब्रूट मेजोरिटी के द्वारा। अब हमारे पास जनता के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सुप्रीम इज द विशेस ऑफ द पीपल, और वो सारे देश में गए। 11 मई को जिसकी चर्चा करते हुए कहा, जब उन्होंने एंटर किया जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कहा विधान लेंगे या प्राण देंगे। वो प्राण देना, उसके कारण से विधान लेने की शुरुआत तो हुई, लेकिन वो कहीं रुक गई। इस प्रोसेस को दोबारा शुरू करने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि देश के अंदर पहले 15 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर 370 इन विषयों को लेकर कंफ्यूजन नहीं था देश के अंदर। धीरे धीरे करके बनता गया। मेरे पास 1964 की पार्लियामेंट्री डिबेट है, 27 एमपीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस के 17 सांसद थे, उसके अंदर 5 एमपी जम्मू कश्मीर के थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषण हुआ, उसके अंदर मधुलिमे का भाषण हुआ, सरयू पांडे का हुआ भाषण, एसएम बनर्जी का हुआ। उनके अंदर, उस भाषण के अंदर हनुमंतैया, भगवत आजाद, इनके भाषण हुए। सब लोगों ने 370 हटाने की बात की। प्रकाश वीर शास्त्री का वो प्राइवेट मेंबर बिल था, पूरी पार्लियामेंट यूनानिमस थी। 2.5 महीने वो डिबेट चली, 3 बार वो डिबेट हुई, 8.5 घंटे, 10.5 घंटे से ज्यादा वो डिबेट चली। जिसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर के ऊपर मेंशन किया। आखिर के अंदर सबने कहा कि आज इसको हटा देना चाहिए। 15 साल हो गए, एक टेम्परेरी प्रोविजन था, लेकिन उस समय गुलजारीलाल नंदा ने कहा कि नहीं नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसका प्रोसीजर ले है, दूसरे तरीके से लाना पड़ेगा। लोग नाराज हो गए, सुप्रीम पार्लियामेंट है, सब कह रहे हैं, आप करते क्यों नहीं? उन्होंने कहा मैं, आप स्पीकर ने इंटरवीन किया, आप इनको उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा बहुत जल्दी करेंगे। प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा, उसके अंदर देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये दुर्भाग्यशाली दिन माना जाएगा जब पूरी पार्लियामेंट अक्रॉस द पार्टी लाइन यूनानिमस है। ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं, हमको इससे बाहर आना चाहिए। लेकिन उस दिन वो सरकार मानी नहीं। उन्होंने कहा मेरे को मंजूर नहीं है, मैं वोट डिवीजन मांगता हूं। कांग्रेस ने तुरंत व्हिप जारी किया, वहां पर वोट डिवीजन हुआ। 370 हटाने के लिए वोट देने वालों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, मधुलिमे थे, हिरेन मुखर्जी थे, सरयू पांडे थे, एसएम बनर्जी थे। कांग्रेस को छोड़कर सब सांसद थे। देश के अंदर 370 और जम्मू कश्मीर के सब इश्यूज को लेकर देश के अंदर दोबारा से एक यूनानिमिटी खड़ी करने की आवश्यकता है। इसके लिए काम करने की आवश्यकता है सब लोगों को, जिसके लिए आप सब लोगों का यहां आना यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए 370 को लेकर 3 बातें समझने की जरूरत है। बेसिकली कि आर्टिकल 370 इज नॉट ए स्टेटस और पावर। आर्टिकल 370 इज ओनली एन प्रोसीजरल मैकेनिज्म। यह एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म है फॉर एन इंटरिम अरेंजमेंट, एज एन इंटरिम अरेंजमेंट। इसके लिए अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की डिबेट के अंदर और जाना पड़ेगा, जिसमें से हम बातें सब ध्यान में आएंगी।
केवल एक बात समझने की जरूरत है, जब भारत के अंदर संविधान निर्माण का काम प्रारंभ हुआ, एक्सेशन के बाद नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ प्रिंसेस और हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, उनकी एक मीटिंग हुई और 3 बातें तय हुई। एक, इंडिया वुड बी ए फेडरेशन। दूसरा तय हुआ, स्टेट्स वुड पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। और थर्ड, ऑल द स्टेट्स वुड हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। ये तो कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर में संविधान सभा क्यों बने, ये सब राज्यों में बने, जम्मू कश्मीर में स्पेशल अपना स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना है। 1956 तक हर पार्ट भी स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ये ठीक है कि बाद में वो इनकॉर्पोरेट होके आर्टिकल 211 है और 238 के रूप में वो एम्बॉडेड इन द मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ओरिजिनली ये तय हुआ था कि हर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो 3 काम करेगी। रेटिफिकेशन ऑफ एक्सेशन करेगी, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर स्टेट्स करेगी, और तीसरा, दे वुड मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। यहीं पर 370 का प्रारंभ हुआ। 18 अक्टूबर को सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट समाप्त हुई। आखिरी दिन केवल प्रियम्बल पे डिस्कशन हुआ। 17 अक्टूबर को 370 पे डिस्कशन हुआ ड्राफ्ट 306A के रूप के अंदर। ये जो आखिरी डिस्कशन था, दैट वाज ऑन 306A। क्यों कहा गया? बेसिकली उस समय समस्या यह थी, जम्मू कश्मीर के अंदर युद्ध चल रहा था, परिस्थितियां विशेष थी, जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन नहीं सकती थी, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड कौन करेगा? बाकी स्टेट्स में 3 स्टेट में प्रोसेस पूरा हो गया था। मैसूर, सौराष्ट्र, कोचिन, ट्रेवनकोर की असेंबली बन चुकी थी, बाकियों का प्रोसेस चल पड़ा था। जम्मू कश्मीर का प्रोसेस कब शुरू होगा किसी को मालूम नहीं था। तो भारत के संविधान को एक्सटेंड कैसे किया जाएगा, ये किसी के मन में ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। इसलिए आर्टिकल इस ड्राफ्ट को लाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने स्पष्ट कहा, ड्यू टू द स्पेशल कंडीशंस ऑफ कश्मीर, और उसको उन्होंने वर्णन करते हुए कहा, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द इंटीग्रेशन, वेरियस रीजन व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ आई शैल रेफर। देयर हैज बीन अ वॉर गोइंग ऑन विद इन द लिमिट्स, ए सीजफायर एग्रीड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, part of state is still in the hands of rebels, we are entangled with UN in regard to Jammu Kashmir, not possible to say now when we shall be free from this entanglement, that can take place on when the Kashmir problem is satisfactorily solved. उन्होंने ये सब स्पष्ट करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि we have to deal with the government of state which as represented in council of minister reflects the opinion of largest political party till a constituent assembly comes into being. Only an interim arrangement is possible and not an arrangement which could at once be brought into line with the arrangement that exists in the case of the other state. So article 370 that was only an interim arrangement. Marginal note में स्पष्ट लिखा हुआ है temporary provision for the state of जम्मू एंड कश्मीर। किसी ने सवाल किया कि यह पोजीशन हमेशा रहेगी क्या? उन्होंने स्पष्ट कहा, वी आर साइड आर्टिकल 211A विल नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, दैट इज 238, बट दैट कैन नॉट बी ए परमानेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड होप इट विल नॉट बी। सो प्रोविजन इज मेड व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट हैज मेट, टेकन इट्स डिसीजन बोथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट and on the range of federal jurisdiction of a state, President may on the recommendation of the Constituent Assembly issue an order that this article 306A shall either cease to be operative only subject to such exception modification as may be specified by him. इसलिए हमको स्पष्ट रहना चाहिए कि 370 ये कोई लिमिटेशन नहीं था। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सटेंशन का जो प्रोसीजर था, बाकी स्टेट्स में जो पूरा हो चुका था या हो सकता था, वो जम्मू कश्मीर में संभव नहीं था। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें वो रेटिफिकेशन ऑफ एक्सेशन हुआ। वास्तव में 306 से 3 नंबर्ड एज 370 वाज ओनली एन इंटरिम अरेंजमेंट, टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और क्लॉज 3 में दोबारा से कहा कि राष्ट्रपति को इसको हटाने के लिए इवन पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। 370 डज नॉट गिव ए स्टेटस। फिर प्रॉब्लम कहां खड़ी हुई? प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब आपने 370 को दिल्ली अकॉर्ड में व्याख्यात करना शुरू किया, जब आपने उसका इंटरप्रिटेशन दिल्ली अकॉर्ड में 52 में करना शुरू किया। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954 जो आर्टिकल 370 की अंतर्गत क्लॉज 1B के अंतर्गत जो पावर मिली विद द कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट,
प्रेसिडेंट ने जो इशू किया उसमें ये इतनी सारी बातें खड़ी हुई। बेसिकली अंडर द कवर ऑफ आर्टिकल 370 ए पॉलिटिकल फ्रॉड हैज बीन मेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूज ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत के अंदर उसके जो इंप्लीकेशंस हैं उसके प्रति देश को अवेयर करने की जरूरत है। 370 को लेकर एक बात सबके मन में रहे, दिस इज नॉट ए स्टेटस, दैट वाज ओनली ए प्रोसीजरल मैकेनिज्म, और देश के अंदर डिबेट लानी है इस 370 ने दिया क्या है, परिणाम क्या है, जिसको लेकर बाकी दोनों वक्ताओं ने काफी विस्तृत चर्चा की है। आर्टिकल 370 इज अगेंस्ट ऑल द पीपल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। देश की सारी डिबेट आज SC, ST, OBC, विमेन, माइनॉरिटीज इनके अंतर्गत चल रही है। जम्मू कश्मीर में 1991 तक ST को एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं था, वो चालू हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज भी नहीं है, 14% ST है। लास्ट ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उत्तर प्रदेश के अंदर 1% ST है। उन्होंने कहा कि आपका 1% ST होते हुए भी आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया इनको, अगले इलेक्शन से पहले आपको देना पड़ेगा। अभी वहां ने 2 सीट्स को ST रिजर्व घोषित किया गया, अभी 1 महीना पहले उसका ऑर्डर हुआ। 1% ST और ऑर्डर ST, और जम्मू कश्मीर के अंदर 14% ST होते हुए ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। बाय सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर उन्होंने कश्मीर वैली के अंदर SC को 50 साल वहां डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन कैडर की पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं दिया। 2005 में हमने हाई कोर्ट में केस जीता, माइंडसेट देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, उसके बाद पहली बार वहां पर कश्मीर वैली के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन कैडर की पोस्ट में SC रिजर्वेशन चालू हुआ। उन्होंने लेजिस्लेशन करके 2009 में फिर रोकने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर की बेटियों की चर्चा हो गई, एक बेटी उत्तराखंड में शादी हो गई, उसका पति आर्मी में था, वो शहीद हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। 3 बच्चे थे, जिंदगी का एक दुर्भाग्य हुआ कि वो विधवा हुई, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ आना था, माता पिता के पास आ गए। आने के बाद उसको मालूम पड़ा थोड़े दिनों बाद वो तो वहाँ रह सकती है, वो तो बच सकती है, लेकिन उसके बच्चों को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, उनको हायर प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं मिल सकती, उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। आज के समय में कुछ सोच सकता है क्या ये संभव है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर SC, ST, विमेन, ये सब की स्थिति क्या है? OBC को आज तक रिजर्वेशन नहीं है, OBC की गिनती नहीं हुई वहां पर आज तक कभी। देश की डेमोक्रेसी पिछले 20 साल के अंदर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर गई। एम्पावरमेंट की बातें होती है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की बातें होती हैं, अकाउंटेबिलिटी की बातें होती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आते ये सब बातें रुक जाती है। 73rd, 74th अमेंडमेंट, 5 बार केवल पंचायत का चुनाव हुआ है, 3 साल से वहां, और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं हो रहे, कारण कोई नहीं है, कोई कारण नहीं है। बार बार उमर अब्दुल्ला साहब कहेंगे परिस्थिति सुधर गई, AFSP हटा दीजिए। अरे परिस्थिति सुधर गई, आप उसके म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन क्यों नहीं कराते? आर्टिकल 370 ने बेनिफिट किया है तो केवल और केवल जम्मू कश्मीर के कुछ परिवारों को किया है। एक अजीब तरह की डेमोक्रेसी, एक मिडिवल कैरेक्टर, एक प्रिमिटिव स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी वहां पे चलती है। जो उनको सूट करता है वो करते हैं। असेंबली 5 से 6 साल होती है तो वो कर लेती है, सारे देश में 6 की 5 होती है, वो नहीं करते। डिस्क्वालिफिकेशन बिल पारित होता है, वो करते हैं अपने यहां, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के साथ आप सुन के हैरान होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार लीडर ऑफ द पार्टी है। डिसीजन वो लेगा कि वेदर दैट शुड बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट। वो सबसे पहले देश के अंदर, नेहरू जी बहुत कहते थे, शेख अब्दुल्ला बहुत क्रांतिकारी है, उन्होंने सारे देश के अंदर कहीं प्रारंभ नहीं हुआ लैंड की सीलिंग कर दी गांव के अंदर, और लैंड्स को जो है वो बांट दिया गया। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ। क्यों? वो नेताओं को सूट करता है। एक एक नेता कई कई शहरों के अंदर वो अपने नाम प्रॉपर्टीज को कराता है, बाद में अच्छे महंगे दामों पर बेचता है उसको। तो जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी कहां है? जो उन्होंने जावेद राही का जावेद का स्टेटमेंट कोट करते हुए कहा, आर्टिकल 370, वी आर नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 इज अगेंस्ट अस। आर्टिकल 370 इज अगेंस्ट द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 हैज डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन द पीपल्स ऑफ द कंट्री। देश में 2 तरह के लोग हो गए हैं, एक परमानेंट, वो भारत के नागरिक जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हैं, और एक भारत के वो नागरिक जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। और मजे की बात है
कि वो भी उस आर्टिकल 35A के अंतर्गत, जिसको मेन बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लगाया गया, और इसलिए अधिकांश लोगों को मालूम नहीं, बहुत सारी लॉ बुक्स के अंदर तो वो जो प्रोविजंस एक्सटेंडेड टू जम्मू कश्मीर अपेंडिक्स 2 वो छापा ही नहीं जाता, वो छपता ही नहीं है, इसलिए लोगों के ध्यान में नहीं आया इतने साल तक। आर्टिकल 370 ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, देश के अंदर उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या आर्टिकल 370 के अंतर्गत आप पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर सकते थे? क्या यह संभव है? क्या आप नए आर्टिकल डाल सकते थे? क्या इन सारे विषयों के ऊपर देश के अंदर एक बड़ी डिस्कशन को खड़ा करने की जरूरत है, जिन विषयों को लेकर आज देश के अंदर एक डिबेट प्रारंभ हुई है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन ने भी अपना एक रोल प्ले किया है, जिसको उन्होंने कहा आफ्टर आर्टिकल 35, वर्डिंग सुनिए, केवल सिंपल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कहते हैं आफ्टर आर्टिकल 35 ऐड द फॉलोइंग न्यू आर्टिकल नेमली 35A। क्या आप नया आर्टिकल ऐड कर सकते हैं क्या? और उसके अंदर वो कहते हैं, स्पष्ट बताते हैं, कॉन्फरिंग ऑन सच परमानेंट रेजिडेंट एनी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस और इंपोजिंग अपॉन अदर पर्सन एनी रिस्ट्रिक्शंस। क्या देश के नागरिकों पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके ऊपर देश के अंदर एक डिस्कशन करने की जरूरत है। 368 की पार्लियामेंट की पावर को आपने कर्व कर दिया, आपने उसके अंदर एक सिंपल ढंग से लिख दिया कि भाई 368 के अंदर आपने उसमें कहा कि ऐड एनदर प्रोविजो, और उसके अंदर कहा आर्टिकल 370 में इन क्लॉज 2 ऐड द फॉलोइंग फर्दर प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच अमेंडमेंट शैल हैव इफेक्ट in relation to state of Jammu and Kashmir unless applied by the order of the president under clause 1। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी देश के अंदर, क्या लोग जागरूक नहीं थे? क्या सहमत नहीं थे? क्या वास्तव के अंदर देश के अंदर अधिकांश लोगों में यूनानिमिटी थी, जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इवन एक पत्र लिखा, उस पत्र के अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर के ऊपर नेहरू जी को भेजा। सितंबर 1952 के अंदर उन्होंने एक नोट बना के भेजा आर्टिकल 370 के अंदर। उन्होंने कहा पार्लियामेंट कुड नेवर हैव इंटेंडेड दैट सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाज टू बी एंजॉयड विदाउट एनी लिमिटेशन एज टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑन विच इट कुड बी एक्सरसाइज और एज टू पीरियड विद इन विच इट वॉज एक्सरसाइजेबल और एज टू द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन दैट कुड बी मेड। It cannot be seriously maintained that for all the time to come, application of our constitution to Jammu Kashmir would derive its authority from Article 370 to the complete exclusion of Parliament. The marginal note to Article 370 itself describes the nature of article, temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir। वो सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर किया है देश के अंदर जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, इसको लेकर शायद लोगों के मन के अंदर एक जो माइंडसेट में कुछ बैठ जाती हुई हैं, उसके कारण से सत्य बात को भी कंप्रोमाइज़ किया गया। और कभी कभी ऐसा लगता है ये सब बातें हो सकती हैं क्या? और जब प्रेसिडेंट कहते हैं, एक बड़ा मज़ेदार आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की फुल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर एक केस गया, पूर्ण चंद्र लखनपाल, वो जाते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, वो कहते हैं 1967 तक जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, विधानसभा से इनडायरेक्ट इलेक्शन राज्यसभा की तरह होता था। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा मेरे को देश में कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के कारण से मेरा ये अधिकार लिमिट हो गया है। एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के नाम पर क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं क्या? लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव को आप बदल सकते हैं क्या कि विधानसभा से चुनकर आएगा? और उन्होंने उसको लेकर कोर्ट में केस किया। दुखद बात यह है कि फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 5 जजेस की बेंच, और उसके अंदर वो डिसीजन देते हैं। उस डिसीजन के अंदर कहते हैं नाउ फ्रॉम द सीट्स विल बी फिल्ड बाय नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट, बट इन रियलिटी व्हाट द मॉडिफिकेशन प्रोवाइड इज इनडायरेक्ट इलेक्शन इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन टू दीज सीट्स इन हाउस ऑफ पीपल। उसने कहा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो सकता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। उन्होंने कहा बट इन रियलिटी what the modification provides is indirect election in place of direct election to the seats in the house of people. Modification lays down president will nominate members to these 6 seats of Jammu Kashmir on the recommendation of legislature, and president must therefore nominate only on those
all those have been recommended by legislature which is elected, but legislature is elected on adult suffrage. Now the only way legislature can make a recommendation for this purpose is by voting. वो कहते हैं कि लेजिस्लेचर जब एडल्ट सफरेज से आया है तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन भी डायरेक्ट हो गया. दिस इज विद फुल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है और उन्होंने कहा ये मॉडिफिकेशन जो है दैट कुड बी. जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे अन्याय देश के अंदर पिछले 64-65 सालों के अंदर हुए हैं. सारे देश के अंदर इसके ऊपर एक डिबेट खड़ी होनी चाहिए. देश के अंदर एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है. वास्तव में इस आर्टिकल 370 ने पूरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिट कर दिया है. क्या भारत जैसे फेडरल सिस्टम के अंदर जिसमें यूनिटरी यूनियन हैज मोर पावर, वहां पर ऐसा हो सकता है कि रेजिडुअरी पावर वुड लेफ्ट विद स्टेट. स्टेट को रेजिडुअरी पावर कैसे जा सकती है? 246 में लागू ही नहीं होगा. ये कैसे हो सकता है? सिंपल प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है 63 में, देयर वुड बी नो स्टेट लिस्ट फॉर जम्मू कश्मीर. तो ये सारी बातें सिंपल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हो सकती हैं क्या? अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा देना है तो फिर पार्लियामेंट में लाइए, डिबेट कीजिए और वो दीजिए. फिर वास्तव में इस आर्टिकल 370 के कॉन्स्टिट्यूशनल एब्यूज के कारण से एक पॉलिटिकल फ्रॉड देश के अंदर हुआ है, जिसके कारण से एक ऐसी व्यवस्था बनी है जिसके कारण से जम्मू कश्मीर के 120 लाख लोग ये पीड़ित हैं. देश के 125 करोड़ लोगों के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया गया है और भारत की पूरा जो सिस्टम है, हमारी पॉलिटी है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अंडरमाइन किया गया है, उनकी पावर्स को वायलेट किया गया है. इसके लिए देश के अंदर एक कंसेंसस और जागृति लाकर देश के अंदर इन 370 के विषयों के ऊपर एक यूनानिमिटी लाई जाए, ताकि पिछले 65 वर्षों में जो सारी धोखाधड़ी हुई है इस धोखाधड़ी को दूर कर सके. जम्मू कश्मीर के अंदर 130 आर्टिकल्स लागू नहीं है, लेकिन 260 जो लागू हैं उसमें भी मोर देन 100 आर्टिकल विद सिग्निफिकेंट एडिशंस एंड एक्सेप्शंस हैं, जिनको भी समझने की जरूरत है. इनको लेकर देश में एक यूनानिमिटी बने. इसके लिए देश के अंदर एक चर्चा बढ़े. इसके लिए आप सबके सहयोग का आह्वान करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ.